हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2023 की प्रिपरेशन को लेके जो बच्चों से हमारा कमिटमेंट है उसकी दूसरी सीरीज, दूसरे एपिसोड को लेकर आज मैं आपसे मिल रहा हूं। जी हां, इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स आपके पास डिटेल में आ गया है। 2013 से लेकर 2022 तक के नीट के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम विद रेफरेंस, जितने सारे ऑप्शंस, 4 ऑप्शन जो पेपर में दिए होते हैं क्वेश्चन में, उन सारे ऑप्शंस को इंक्लूड करते हुए उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हुए हम बात करते हैं, जिससे आपको टॉपिक की, अपने सब्जेक्ट की सारी समझ हो। और उसके बाहर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ, इस डिस्कशन के बाहर नीट एग्जाम का कोई क्वेश्चन अप्रोच नहीं हो पाएगा। वो इसलिए भी क्योंकि 13 से 22 में काफी वेरिएशंस क्वेश्चंस में हैं और उनके जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स और जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके सब ऑप्शंस जो हैं वो अपने आप में सारी इंफॉर्मेशंस को, कनेक्टिविटी को इंक्लूड कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। 2013 से मैंने बच्चों यहाँ लिया है। 2013 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजिस्ट स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स। यहां पढ़ा गया और बच्चों यहां नेटिलिटी कही गई है 250 और साथ में कहा गया है मोर्टेलिटी जो है वो 240 है। तो नेटिलिटी और मोर्टेलिटी हमें दे रखी है। साथ में किसी भी पॉपुलेशन के डायनेमिक्स को और पॉपुलेशन डेंसिटी को, ये पॉपुलेशन डेंसिटी से बच्चों क्वेश्चन लिया गया है। तो किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले जो 2 फैक्टर हैं, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, वो भी यहाँ मेंशन किए गए हैं। इमिग्रेशन 20 है और एमिग्रेशन 30 है। तो बच्चों अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं बर्थ जो है वो नेटिलिटी 250 है, डेथ अगर देखा जाए यहाँ तो बच्चों 240 है। इसके अलावा जो एमिग्रेशन है, ई से मैं मेंशन कर सकता हूँ, ये 30 दिया गया है और इमिग्रेशन जो है वो बच्चों 20 हमें दे रखा है। अब फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा जिसमें कहा गया NT+1। इस टाइम के बाद अगर आप पॉपुलेशन पता करना चाहते हैं या इंक्रीज पता करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला होगा NT+B+I-D+E। ये बच्चों फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास फॉर्मूला है। तो हमें इसमें क्या करना है, B+I को जोड़ना है, ऐड करना है, D+E को ऐड करना है और दोनों का जो डिफरेंस है वो देख लेना है। तो बच्चों B+I अगर देखा जाए तो वैल्यू है 270 और इसी तरीके से D+E देखा जाए तो भी वैल्यू है 270। इसका मतलब जिस टाइम में इस पॉपुलेशन में बर्थ रेट ये थी, डेथ रेट ये थी, एमिग्रेशन इतना था और इमिग्रेशन इतना था, उस टाइम यहां आप कह सकते हैं नेट इंक्रीज जो है वो क्या आ रहा था, 0। इस टाइम इस पॉपुलेशन में नेट इंक्रीज 0 था, इसलिए बच्चों करेक्ट आंसर होगा सेकंड। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। क्वेश्चन 2 में देखिए एनसीईआरटी लिख रही है लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। लीव्स जो है वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो गई हैं। ये देखिए मोर्फोलॉजी में बच्चों आपको लिख के दिया है, यहाँ इकोलॉजी में एडेप्टेशन में लिख के दिया है। तो लीव्स का स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाना, एक आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कैक्टस का, इसके अलावा एग्जाम्पल आपको दिया जाता है ओपोन्सिया का। आपने देखा होगा इस तरीके से स्पाइन्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो स्पाइन्स होते हैं, ये स्पाइन्स जो हैं बच्चों, ये अपने आप में लीव्स जो हैं उनका मॉडिफिकेशन है। आप ये कह सकते हैं एक रिडक्शन आ गया है और ऐसा रिडक्शन जो ट्रांसपिरेशन को या वाटर लॉस को पूरी तरीके से प्रिवेंट कर देगा और ये प्रिवेंशन जो है वो प्लांट को अडेप्टिव कंडीशंस प्रोवाइड करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती हैं इनको आप कहते हैं फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड, फाइलोड और क्लेडोड, 3 टाइप की बातें हैं। आगे क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसमें डिस्कस आपसे करूंगा। ये फाइलोक्लेड है ओपोन्सिया में, जिसमें इस तरीके से स्पाइन्स का फॉर्मेशन हो गया है, लीव्स रिड्यूस हो गई हैं और ये फ्लैटेंड लीफ लाइक अपीयरेंस जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो है, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपके पास है स्टेम। क्लियर? तो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर स्टेम है और लीफ लाइक अपीयरेंस इसका होता है। तो यहां कैक्टस आपका आंसर होगा। उसके बाद बच्चों रोज, पिस्टिया और सीट्रस, इन तीनों की बात भी कर लेते हैं। रोज में आप ये देखिए वहां लीफ की जो एक्साइल है, मतलब जहां नोड पार्ट पे लीफ डेवलप होती है, वहां गुलाब में कांटा नहीं होता। आप अगर देखेंगे तो हुक लाइक अपीयरेंस जो है वो ये शो करता है, हुक लाइक अपीयरेंस रोज में होती है। क्लियर? ये मॉडिफिकेशन होता है डर्मल लेयर का या फिर आप कह सकते हैं कॉर्टिकल रीजन का। इसके बाद बच्चों आपको दे रखा है सीट्रस। सीट्रस में पक्का आपको दिया गया है वहां थॉर्न की प्रेजेंस होगी और थॉर्न आप जानते हैं बच्चों एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होता है। थॉर्न ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम द एक्सिलरी बड।
जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं उनसे डेवलप होते हैं। और लास्ट में आपको दिया गया है पिस्टिया। पिस्टिया और आइकोर्निया में इस तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं है, वहां बच्चों बनता है ऑफसेट। तो मॉर्फोलॉजी और इकोलॉजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आरपीएमटी 2014 में ये बच्चों पूछा गया था। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, जिसमें लिखा गया है कैक्टस, या फिर आप इसको ओपनसिया में भी देख सकते हैं। ओपनसिया हिंदी में नागफनी लिखा है, जिसको ओपनसिया ही कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहां हमें दिया गया, जस्ट ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। एक व्यक्ति दिल्ली से शिमला चला जाता है। टू एस्केप द हीट, उष्मा से या गर्मी से बचने के लिए चला जाता है। ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर, गर्मी के दिनों में thousands of migratory birds from Siberia and other extremely cold northern region moves to thousands of birds। जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म माइग्रेशन की यहाँ बात कर रहा है, तो वो जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो कहाँ आते हैं? आप सब जानते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, ये लॉन्ग टर्म माइग्रेशन होता है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग टर्म माइग्रेशन है, और लॉन्ग टर्म माइग्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें साइबेरियन बर्ड अपनी कोल्डर क्लाइमेटिक जोन से या कोल्डर क्लाइमेटिक रीजन से हॉट और वार्म क्लाइमेटिक रीजन में शिफ्ट होते हैं। मतलब लेस हॉस्पिटेबल एरिया से मोर हॉस्पिटेबल या मोस्ट हॉस्पिटेबल एरिया में वो शिफ्ट हो जाते हैं। ये केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं। इसके बाद बच्चों कॉर्बेट नेशनल पार्क एक दे रखा है, इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है उसके फॉर्म में, उसके रूप में था। और वेस्टर्न घाट की बात आप करें तो इंडिया का आप जानते हैं सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वाला रीजन है वेस्टर्न घाट। और मेघालय है वो भी बायोडाइवर्सिटी के रीजन में आपको दे रखा है। मेघालय की हिल्स जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन में काउंट होती हैं। यहां करेक्ट आंसर होगा बच्चों 4th, केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव बेसिस का क्वेश्चन है, जिसमें ग्राफ वगैरह आपको बच्चों दिखाई दे रही होंगी। और इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कैसे जो है वो चीजों को थोड़ा सा हम बेसिक के साथ जाएं तो अच्छा सॉल्व कर पाते हैं। ये कह रहा है पॉपुलेशन ग्राफ डिपिक्ट्स चेंज इनटू टू पॉपुलेशंस ए एंड बी ऑफ द हर्बीवोर्स। ए और बी जो है वो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन आपको यहाँ दिखाई गई है, और वो कह रहा है उसमें चेंज होता है। तो देखो ए की पॉपुलेशन में तो क्या चेंज था, एक टाइम में पॉपुलेशन ए की ये थी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये था, और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बच्चों यहाँ कहा गया कि ए की पॉपुलेशन में डिक्रीज आ गया। और बी की पॉपुलेशन आप देख रहे हैं तो वो कह रहा है टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ इंडिविजुअल में धीरे धीरे चेंज आ गया और बी यहाँ सेटल हो गया। इसका मतलब इन दोनों में से डोमिनेंटली बी अपीयर हो रहा है। अब स्टेटमेंट्स जो लिखे हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन ए कंज्यूम्ड द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन बी। पॉपुलेशन ए ने पॉपुलेशन बी के मेंबर्स को अगर कंज्यूम कर लिया होता तो ए की हालत ये नहीं होती। ए तो डिक्रीज हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज। दोनों प्लांट पॉपुलेशन इस हैबिटेट में डिक्रीज हुई है, ऐसा नहीं है बच्चों। बी इंक्रीज हुई है और ए आप जानते हैं यहां क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। फिर कह रहा है पॉपुलेशन बी कॉम्पिटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। पॉपुलेशन बी जो है उस बी ने अधिक सफलतापूर्वक कॉम्पीट किया है, सही बात है। कम से ज्यादा की तरफ देखो ये शिफ्ट हुई है, तो जो बी है वो मोर सक्सेसफुली कॉम्पीट करके गई है। इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन है। और फिर कह रहा है पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स देन पॉपुलेशन बी। एक ये भी अच्छा स्टेटमेंट दे रखा है। आप में से बहुत सारों का डाउट हो सकता है कि पॉपुलेशन ए जो है वो मोर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही थी पॉपुलेशन बी के कंपैरेटिवली, इसीलिए तो वहां पॉपुलेशन ए का जो है वो ग्राफ नीचे आ गया और पॉपुलेशन बी का ग्राफ ऊपर चला गया। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन तो सुटेबल है, इस पे हम बात कर चुके हैं। फोर्थ ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहां ये क्यों नहीं हो सकता, इस पे जानिए आप। पॉपुलेशन ए ने अधिक संततियां उत्पन्न कर ली हैं। अगर पॉपुलेशन ए ने अधिक संततियां, अधिक ऑफस्प्रिंग्स उत्पन्न कर ली होती तो ये बात ठीक है कि उसमें इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो था उसके बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती। लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जब भी होता है तो उस कॉम्पिटिशन में आप ये कह सकते हैं वो फूड और शेल्टर को अल्टीमेटली रिड्यूस करता है। और फूड शेल्टर अल्टीमेटली अगर रिड्यूस करता तो ऑब्वियस है फूड और शेल्टर बी की भी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि सेम टाइप की पॉपुलेशन आपको दे रखी है हर्बीवोर्स। तो इस केस में ये इतना एक्सट्रीमली नहीं बढ़ पाती। तो यहां करेक्ट आंसर बच्चों आपके पास हो जाएगा थर्ड, जिसमें बहुत क्लियरली हमने मेंशन किया है कि जो पॉपुलेशन बी है दैट कॉम्पीट मोर सक्सेसफुली देन पॉपुलेशन ए। पॉपुलेशन ए की तुलना में पॉपुलेशन
बी जो है वो ज्यादा सक्सेसफुली स्टैब्लिश हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों री AIPMT का है और यहां दिया गया है स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ लीव्स नॉन एज। जैसा देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि आगे एक क्वेश्चन है हम बात करेंगे, तो यहां हमें मेंशन करके दिया है बच्चों कि पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंग में रूपांतरित होने वाले तने को क्या कहा जाता है, और सारे मॉडिफिकेशन यहां दे रखे हैं। तो देखो 3 टाइप के मॉडिफिकेशन यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये कह सकते हैं एक प्लांट में आपको ये देखने को मिलेगा कि उसका पेटियोल इस तरीके से लीफ लाइक हो गया है और उसके ऊपर लीव्स जो हैं उनकी प्रेजेंस है। पेटियोल लीफ लाइक हो गया, ये लीव्स बच्चों यहां ऊपर जाके लीफ प्लेट्स लगती हैं, सॉरी लीफ ये नहीं होगी, लीफ ये कंप्लीट है, ये लीफ प्लेट्स हैं। तो ये जो पेटियोल का मॉडिफिकेशन है, ये पेटियोल मॉडिफिकेशन जो है, पेटियोल में जो स्वेलिंग आ गई है, पेटियोल फ्लैट होके ग्रीन होके फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा बच्चों अकेसिया में। ये अकेसिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अकेसिया आपको मॉर्फोलॉजी में भी एग्जांपल दे रखा है और ये होते हैं फाइलोड। क्लियर? उसके बाद फाइलोक्लेड्स, जैसा मैं भी आपको कह रहा था, ये ओपोन्सिया है, नागफनी है, एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके। इसमें इस तरीके से लीव्स रिड्यूस्ड होकर स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। लीव्स कन्वर्ट होंगे किसमें? स्पाइन्स में। और ये जो फ्लैटेंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, मतलब फ्लैटेंड लीफ लाइक जो दिखाई देती है, वो बेसिकली इसका स्टेम है। इनको आप कहते हैं फोटोसिंथेटिक फ्लैटेंड क्लेड्स, जो हैं फाइलोक्लेड्स। तो ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए ड्रॉ किया है मैंने, ये सेकंड ऑप्शन के लिए बच्चों ड्रॉ किया है। थर्ड ऑप्शन आपको स्केल्स दे रखा है जो स्केली लीव्स की बात कर रहा है, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है क्लेडोड्स। ये क्लेडोड्स क्या होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, ये ओपोन्सिया में आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन पहले भी आपने डिस्कस किया था बच्चों, कैक्टस में आपको मिल जाएगा। जो क्लेडोड्स हैं, उन क्लेडोड्स में इंटरनोडल स्वेलिंग होती है। जो इंटरनोड है वो इंटरनोडल पार्ट स्वेल अप हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और ये जो इंटरनोडल पार्ट है, देखिए इस इंटरनोडल पार्ट में स्वेलिंग आ जाएगी। तो इसके 2 एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है रस्कस, लेकिन एस्पेरेगस मेंशन किया है बच्चों, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एस्पेरेगस मैं दोनों मेंशन कर रहा हूं, एस्पेरेगस एंड रस्कस। ये आपके पास फोर्थ कंडीशन है। अब हम वापस आते हैं वहीं, वो कह रहा है कि ऐसा स्टेम जो फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नॉन एज। तो ये डेफिनेटली आप जानते हैं फाइलोक्लेड है। वो फाइलोक्लेड्स जो ओपोन्सिया में दिखाई देते हैं, इनको बच्चों हम कहते हैं प्रणाब स्तंभ। तो मैंने 3 चीजें आपके सामने लिखी है, फाइलोक्लेड फाइलोड्स, फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड्स। क्लियर? फाइलोड, फाइलोक्लेड्स एंड क्लेडोड। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन तैयार हो गया। कई जगह ये आता है, कई बार आता रहा है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो इस पे आप ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गॉसे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन। गॉसे का कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? स्टेट्स दैट, यहां लिखा है गॉसे कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसको एक्सप्लेन एक तरीके से हम करें, कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेज। वो कह रहा है सेम रिसोर्सेज जो हैं उनके लिए कॉम्पीट करने वाली स्पीसीज जो हैं, अगर उनकी फूड प्रेफरेंस डिफरेंट है तो उनमें कंपटीशन होगा, मतलब समान संसाधनों के लिए स्पर्धा उस स्पीसीज को अपवर्जित कर देगी जो भिन्न प्रकार के भोजन पर जीवित रह सकती है। तो जिसका फूड अल्टरनेट डिफरेंट हो सकता है उसको बाहर क्यों किया जाएगा? उससे पहले आप ये समझ लीजिए, गोसे का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है ए और बी 2 स्पीसीज यहां सर्वाइव कर रही हैं, दोनों के बीच कंपटीशन है, मोस्ट प्रोबेबली सेम रिसोर्सेज के लिए ही कंपटीशन होता है। अगर बच्चों ए सुपीरियर है तो आप ये कहेंगे ये जो सुपीरियर है एक टाइम पीरियड के बाद इस इंफीरियर को, या ये जो इंफीरियर स्पीसीज है जो कम प्रभावी है या अप्रभावी है, इसको एक टाइम पीरियड के बाद यहां से एलिमिनेट कर देगी। तो जो सुपीरियर है वो सर्वाइव करेगी, इंफीरियर एलिमिनेट हो जाएगी। क्लियर? तो बहुत लंबे समय तक दोनों एक साथ नहीं रहती, ये गोसे कहते हैं। लेकिन प्रकृति में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिनमें गॉसे के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की बजाय लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉडर्न एस्पेक्ट्स में नए मेथड ढूंढ लिए हैं, वो दोनों साथ साथ सर्वाइव कर सकती है, को एक्जिस्टेंस में स्पीसीज रहती हैं। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निके इंडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। एग्जैक्टली, ये बहुत सही बात लिखी है कि 2 ऐसी स्पीसीज जो एक ही निकेत में हो ऐसे में समयावधि के लिए नहीं रह सकती, क्योंकि सीमाकारी संसाधन समान ही होते हैं, जो उन दोनों का रहना क्या कर देंगे, वहां मुश्किल कर देंगे। तो देखिए निकेत यहां लिखा है या
निके जिसको हम कहते हैं, निस कह सकते हैं, ये क्या होता है एग्जैक्टली आप देखिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेस्ट सुटेड कंडीशन है, बेस्ट सुटेड प्लेस जो होता है बच्चों, उसको हम निके कहते हैं। इसलिए परफेक्टली यहां आपके पास सेकंड आंसर आ जाएगा। फिर लिखा है लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वन देन द कंपटीशन। लार्ज और स्मॉल का इसमें इशू नहीं है। मोर अबंडेंट स्पीसीज विल एक्सक्लूड देन द लेस अबंडेंट स्पीसीज थ्रू कंपटीशन। ये पॉसिबल ही नहीं है, जो लेस अबंडेंट है उनको मोर अबंडेंट जो है वो बाहर कर दें। तो गॉसे के कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बच्चों एक निकेत में असीमित समय अवधि के लिए 2 स्पीसीज एक साथ नहीं रह सकती। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। देखिए ये भी कैलकुलेटिव बेसिस का क्वेश्चन है और ये कई बार पहले भी आ चुका है। अगर आप देखें तो 16, 17 में लगातार 16, 17, 18 में लगातार इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बच्चों पूछे गए। अब देखिए इन क्वेश्चंस को पूछे जाने का क्या मोटिव था, किस तरीके से कैलकुलेटिव बेसिस आपके क्लियर करना चाहता था एग्जामिनर। लिखा गया व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल्स 0। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात यहां कर रहा है dn अपॉन dt। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लिखते हैं dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn। ठीक है, अब आप मेंशन अगर कर देते हैं k माइनस एन अपॉन के, तो ये आप ये कह सकते हैं k माइनस एन अपॉन के ये लॉजिस्टिक पैटर्न के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, एक तरीके से ये रेजिस्टेंस आपने अप्लाई कर दिया। तो यहां कहा गया अगर ये दिया गया इक्वेशन आपको dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn और साथ में कह दिया ये हो 1 माइनस एन बाई के। ठीक है, ये ऐसे बच्चों आपको लिख के दे दिया rn और ये था dn अपॉन dt। ठीक है, आप dn अपॉन dt कहते हैं कितने टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो उनमें क्या चेंज आया। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया कि लॉजिस्टिक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो किसी पॉपुलेशन में या किसी समष्टि में वृद्धि की दर शून्य के बराबर कब होगी, 0 कब होगी। वो कह रहा है व्हेन n नियर्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट, मतलब n जो है वो n k के आसपास हो। अच्छा, n k के आसपास हो या n k के बराबर हो। अगर n बाई k को मैं 0 लिख दूं, देखो सेकंड ऑप्शन देखो, n बाई k इक्वल्स टू 0। बच्चों n बाई k इक्वल्स टू 0 लिखते यहां क्या आएगा, आप देखिए 1 माइनस 0। तो जैसे ही आप कहेंगे यहां n बाई k अगर 1 लिख दिया जाएगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। n बाई के की जगह मैंने 1 मेंशन कर दिया तो ये 0 आ गया। अगर ये 0 हो गया तो कंप्लीट 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि dn अपॉन dt जो टाइम के साथ होने वाला चेंज था वो क्या हो गया, 0। तो dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn 1 माइनस n अपॉन k, ये हमें दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि जो ग्रोथ रेट है वो 0 कब हो सकती है, वो 0 तब हो सकती है जब n बाई के की वैल्यू जो है वो इक्वल्स 0 हो या फिर n बाई के की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो। तो n बाई के की वैल्यू अगर 0 आप रखेंगे तब तो नहीं आएगा, ये n ही एक ही बच जाएगा। तो देखो सबसे लास्ट ऑप्शन पे आ जाओ, व्हेन n बाई के इज एग्जैक्टली 1। तो n बाई के को एग्जैक्टली अगर आप 1 लिख देंगे तो यहां 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो इस तरीके से देखो फोर्थ ऑप्शन यहां करेक्ट है। सेकंड और फोर्थ में एक तरह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो क्रिएट उसने किया है। फोर्थ ऑप्शन यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शंस होते हैं बच्चों। ये कह रहा है इफ साइन पॉजिटिव जो दे रखा है आपको असाइन टू द बेनिफिशियल इंटरेक्शन, माइनस जो है वो डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन के लिए, हानिकारक के लिए, और 0 जो है वो कह रहा है न्यूट्रल के लिए दिया गया है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कह रहा है समष्टि की परस्पर कौन सी क्रिया। अगर एमेंसेलिज्म को हम देखें तो देखो एमेंसेलिज्म होता है जिसमें एक अनअफेक्टेड होता है और एक आप कह सकते हैं हानिकारक स्थिति में होता है डेट्रीमेंटल। कॉमन सेलिज्म में एक अनअफेक्टेड होता है, एक बच्चों पॉजिटिव होता है। पैरासिटिज्म एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंटरेक्शन में है। और म्यूचुअलिज्म में आप कह सकते हैं दोनों ही प्लस प्लस साइन मतलब पॉजिटिव को शो करते हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो हमारे पास राइट आंसर है बच्चों पैरासिटिज्म, जिसमें एक को बेनिफिट मिलता है। पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है इस पैरासाइट को बेनिफिट यहां से मिलेगा, पैरासाइट बेनिफिट गेन करेगा, और जो होस्ट है उस होस्ट को आप कह सकते हैं नुकसान हो जाएगा, वो माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा परजीविता पैरासिटिज्म।
इस इंटरेक्शन के कई सारे क्वेश्चंस आगे साथ साथ आ रहे हैं, तो हम आगे बात करते रहेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा जो है वो करेक्टली मैच किया गया है? देखो बच्चों, एज पिरामिड कह रहा है और एज पिरामिड में लिखा है बायोम। बायोम अपने आप में एक जियोग्राफिकल एरिया है और जियोग्राफिकल एरिया को, या जो लार्जर जियोग्राफिकल एरिया है उसको एज पिरामिड के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज एज पिरामिड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए पॉपुलेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों मैच्ड नहीं है। सेकंड, पार्थेनियम आपको दे रखा है थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी। डेफिनेटली एक्सोटिक स्पीसीज है, बायोडायवर्सिटी के लिए थ्रेट है, तो पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस जैव विविधता के लिए संकट है, इसको हम सही मान लेते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन बच्चों आपको दे रखा है पॉपुलेशन। अब देखिए, स्ट्रेटिफिकेशन पॉपुलेशन नहीं, कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जैसे किसको आप स्ट्रेटिफिकेशन कहेंगे बच्चों? ये डॉम शेप ट्री हैं, इसके बाद में स्मॉल कैनोपी के ट्री होंगे, कुछ और स्मॉल कैनोपी के ट्री होंगे, इस तरीके से बॉटम में ग्रासेज होंगी। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज जो होता है इसको स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। अब स्ट्रेटिफिकेशन पॉपुलेशन का कैरेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि पॉपुलेशन में तो सारे एक ही टाइप के स्पीसीज होते हैं। फिर देखिए, एरेनकाइमा आपको दे रखा है ओपुंसिया में। ओपुंसिया में वाटर स्टोरेज टिश्यू होते हैं, एरेनकाइमा नहीं होते, तो ये भी गलत बात हो गई, ये गलत बात हो गई, ये गलत बात हो गई। यहां सही सुमेलित की बात अगर की जाए, राइट मैच जो है वो कौन सा है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, और ये सही आंसर यहां होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन। आप पढ़िएगा, देखिए गॉसे का कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम डिस्कस करके आए, वाज स्टेटेड बाय, तो जीएम गॉसे आपको पता है आंसर है यहाँ। अब ये जो बाकी के लोग 3-4 नाम आपको दिए हैं उन सबको भी एक्सप्लेन हम कर लेते हैं। गॉसे कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था? देखिए, आपने कहा था जो सुपीरियर इंडिविजुअल्स हैं, ये सुपीरियर क्या करेंगे? इंफीरियर को एलिमिनेट कर देंगे। इंफीरियर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। इंफीरियर बहुत लंबे टाइम तक वहां सर्वाइव नहीं कर सकता। मैक आर्थर का एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, और मैक आर्थर का आपको जो है वो वार्बलर स्पीसीज के साथ एक्सपेरिमेंट दे रखा है। तो इसी कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं वो क्रिटिसाइज करता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने रिसोर्सेज को शेयर करने का पैटर्न अपना लिया तो वहां बहुत सारे ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह सकते हैं। जैसे 5 वार्बलर स्पीसीज जो है वो एक ही ट्री पर एग्जिस्ट कर जाती हैं, ये मैक आर्थर ने कहा था। और पीरल वर्सुल्ट का एक बच्चों आपको ग्राफ दे रखा है, वो आप जानते हैं dn/dt = rnk-n/k के रेफरेंस में आपको दिया गया है। और इसके अलावा जो ग्रोथ पैटर्न है, उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी में जो इंक्रीज है या बायोडाइवर्सिटी के जो इंक्रीज पैटर्न है उनको यहाँ से डिस्कस किया गया है। सी डार्विन, चार्ल्स डार्विन आप जानते हैं इवोल्यूशन से कोरिलेट करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, जैसा मैं कह रहा था dn/dt = rnk-n/k के फॉर्मूले पर कई बार क्वेश्चन आए, और एक 2017 का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कहा गया, थोड़ा सा ध्यान से देखने की बात ये है। ये कह रहा है एसिम्पटोट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड। एनसीईआरटी ने लिखा है, इकोलॉजी एनसीईआरटी ने लिखा है कि जैसे हम ग्राफ या इस तरीके से ग्राफ जब हम बनाते हैं, देखिए ये आपके पास पैरामीटर हैं 2, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं पॉपुलेशन का जो साइज है या पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो टाइम के साथ इंक्रीज होगा। तो ये यहाँ जाके लिमिटाइज हो गया, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी जो एनवायरनमेंट की होती है या कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको अप्रोच जब कर जाता है तो ये जो एन होगा वो यहाँ जाके लिमिटाइज हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है एसिम्पटोट इन लॉजिस्टिक कर्व। तो लॉजिस्टिक कर्व में एस शेप कर्व आता है जिसको सिग्मोइड कर्व भी आप कहते हैं। के एन के जब बराबर हो जाए बच्चों, K = n, इसका मतलब जो एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है, जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उतनी स्पीसीज अगर बन चुकी हैं या उतना नंबर ऑफ इंडिविजुअल वहां आ चुका है, तो इस केस में आप ये कह सकते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होगा दैट विल बी एसिम्पटोट। वो अनंत स्पर्शी कब प्राप्त होता है? आगे दे रखा है K > n, K <n। तो देखिए लेस देन और ग्रेटर देन में क्या कंडीशन हो सकती है? देखो K <n हो सकता है, जब तक <n होगा ऐसे बढ़ता रहेगा ये लगातार। लेकिन K अगर लेस देन है इसका मतलब ये बढ़ ही नहीं सकता, ये एसिम्पटोट हो ही गया है, बहुत कम वाली कंडीशन में आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ R जो है वो 0 को अगर अप्रोच करती है, R का मतलब होता है बच्चों B - D, बर्थ और डेथ का जो डिफरेंस है, मतलब ये रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज है। अगर ये 0 होगी तो ग्राफ जहां है वहीं रुका रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो यहां आपके पास आंसर आ जाएगा एसिम्पटोट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन K नियर बाई n और K = n।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, माइकोराइजा। देखिए म्यूचुअल एसोसिएशन का क्वेश्चन है, माइकोराइजा एग्जांपल ऑफ। आप सबसे पहले तो माइकोराइजा की बात करें, माइकोराइजा क्या है, तो देखिए माइकोराइजा में अगर हम देखें तो माइकोराइजा एग्जैक्टली रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। बच्चों ये रिलेशनशिप होता है, आप कहेंगे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, माइकोराइजा में रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ साथ जो फंजाई है उसका एसोसिएशन होता है। फंजाई यहाँ प्लांट के लिए क्या करता है, तो फंजाई आप ये कह सकते हैं प्लांट के लिए बेसिकली एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करता है, वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को लीड करवा देता है। इन दोनों के बीच इंटरेक्शन है, दोनों का जो इंटरेक्शन होगा वो पॉजिटिव इंटरेक्शन है और दोनों बेनिफिशियरी भी होंगे। तो मैंने देखो दोनों के लिए प्लस प्लस साइन यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स क्या करेंगी, तो फंजाई को अकोमोडेट करेंगी, आप कह सकते हैं प्रोवाइड शेल्टर, ये शेल्टर प्रोवाइड करेंगी। तो ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है वो किसका एग्जाम्पल है। अब इसमें देखा जाए तो दोनों म्यूचुअल एसोसिएशन में है, ऑब्वियस है ये म्यूचुअलिज्म होगा जिसमें दोनों के लिए प्लस प्लस साइन आएगा। एमेंसेलिज्म में बच्चों क्या होता है, एक अनअफेक्टेड रहता है और एक आप कह सकते हैं हार्म्ड होता है। एंटीबायोसिस इसी का टाइप है, और फंगिस्टेटिक्स जिसमें कवक रोधन कहा गया है, फंजाई को रोकने की बात है, तो इनहिबिटरी इंपैक्ट जो है उसको कहा गया है, उस इनहिबिटरी इंपैक्ट की बात की गई। तो इसमें फंजाई जो है वो क्या करता है, केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करता है और उनसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अपने आप रुक जाती है। तो ये एक तरीके से तीनों एक ही रेफरेंस की बातें हैं, 2, 4 और 1, जबकि म्यूचुअलिज्म सहोपकारिता प्लस प्लस। तो ये जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच एसोसिएशन होता है ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। एक और काम की बात मैं आपको बता दूं, जो फंजाई यहां होंगे वो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर होंगे, बेसिडियोमाइसिटीज। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड शो विविपेरी। देखिए न्यूमेटोफोर्स जनरेट करते हैं। सबसे पहली बात तो न्यूमेटोफोर्स क्या है, तो आप ये ध्यान रखें जो मार्सी एरियाज के या मार्सी हैबिटेट के जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में रूट्स जो हैं वो रेस्पायरेटरी रूट्स के फॉर्म में या रेस्पायरेटरी आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में न्यूमेटोफोर्स जो थंब लाइक या फिर आप कह सकते हैं स्टंप लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ऐसे स्टंप लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो प्लांट से बनते हैं, उनको न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। ये न्यूमेटोफोर्स पर गैसियस एक्सचेंज के लिए आप कहेंगे प्रेजेंस होती है लेंटिकल्स की या लेंटिसेल्स की। देखिए हेलोफाइट्स जो होंगे जो मार्सी एरियाज में होंगे उनमें डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं यहाँ न्यूमेटोफोर्स की प्रेजेंस होगी। और ये जो न्यूमेटोफोर्स है इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है मोर्फोलॉजी में बच्चों, राइजोफोरा, राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स की प्रेजेंस होती है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है विविपेरी, तो विविपेरी क्या होगा, विविपेरी में आप ये कह सकते हैं कन्फाइंड होता है, जो पेरेंट होता है उस पेरेंट पे ही जर्मिनेशन का प्रोसेस करके फर्दर जो है वो जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। तो यहाँ दो काम की बातें आप ध्यान रखें, जो मैंग्रोव वेजिटेशन है बच्चों, इस मैंग्रोव वेजिटेशन में मैंग्रोव वनस्पति जो होती है, इस मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वेजिटेशन में विविपेरी कंडीशन है और इनमें न्यूमेटोफोर्स का फॉर्मेशन होता है जो रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में डेवलप होते हैं। उसके बाद सेमोफाइट्स आपको दे रखे हैं, सेमो जो सैंडी सॉइल कंडीशन होती है, हाइड्रोफाइट्स आप जानते हैं एक्वेटिक हैबिटेट के प्लांट्स के लिए कहा गया है, और मीजोफाइट्स जहां कंडीशंस बहुत ज्यादा न ड्राई हैं न सैचुरेटेड हैं उनके लिए कहा गया है। तो ये इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है जिसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 निके और निस जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, लेकिन बच्चों एक काम की बात ये है कि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन हमेशा से आते रहे। निके क्या होगा मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, एक बेस्ट सुटेड कंडीशन जो होती है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है और इस प्लांट के आसपास या पास में एक वाटर सोर्स है, तो इस प्लांट के पास ये वाटर सोर्स है, तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस पेड़ की छाया जहां तक आती है इस पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करते हैं, और इस पर्टिकुलर एरिया में उनका जो सर्वाइवल है वो आप ये कह सकते हैं बेस्ट है, बेस्ट सुटेड कंडीशन है। तो बेस्ट फिटेड और बेस्ट सुटेड कंडीशन जो होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, मैं कह रहा हूं बेस्ट सुटेड कंडीशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बच्चों जो होती है उसको आप इकोलॉजिकल निके कहते हैं। तो ये कह रहा है द रेंज ऑफ द टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड टू लाइव। डेफिनेटली टेम्परेचर भी निके में आता है लेकिन एक अकेला नहीं हो सकता।
द फंक्शनल रोल, देखिए डेफिनेटली यही बात होगी, बेस्ट सुटेड कंडीशन फॉर एन ऑर्गेनिज्म जिसमें वो फंक्शनल रोल में हो, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म वेयर इट लाइव, डेफिनेटली ये सही होगा। द फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट, तो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं हो सकते, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलकर उसका जो एनवायरमेंट बनाते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म फंक्शनल रोल में हो सकती है, उसको आप बच्चों निके कहते हैं। याद रखें, दो स्पीसीज का निके कभी भी ओवरलैप नहीं हो सकता, ओवरलैपिंग जो है वो निके में नहीं होती है। निके से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट्स सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, नेटिलिटी रेफर्स टू, देखिए नेटिलिटी आप ये जानते हैं क्या है, नेटिलिटी एग्जैक्टली बर्थ रेट को बच्चों कहा जाता है। नेटिलिटी आप कहेंगे जो बर्थ रेट है नेटिलिटी उसको कहा जाता है, और ये जो बर्थ रेट है ये पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यहां दिया गया है नेटिलिटी से क्या अभिप्राय है, आवास को छोड़कर जाने वाले, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग द हैबिटेट, देखिए हैबिटेट को छोड़कर जो जाने वाले होते हैं उनको एमिग्रेंट्स कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं इमिग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं हम बच्चों उत्प्रवासन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग इन हैबिटेट, ये इमिग्रेंट्स होते हैं, IMMI, ये इमिग्रेशन वाले हैं। बर्थ रेट को नेटिलिटी कहा जाता है और डेथ रेट को मोर्टिलिटी कहा जाता है। ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है। कैलकुलेट अगर हमें करना हो तो कैलकुलेटिव बेसिस इनका क्या बनता है, बर्थ रेट को लिए आप कह सकते हैं डेल्टा n अपॉन n डेल्टा t, देखिए ये बर्थ रेट और डेथ रेट के लिए कैलकुलेटिव बेसिस होता है। तो यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों नेटिलिटी बर्थ रेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, किसी एक कंट्री की ग्रोइंग पॉपुलेशन है, और ग्रोइंग पॉपुलेशन में देखो ये क्या कह रहा है, अब ग्रोइंग पॉपुलेशन हिंट आपको दे दिया, इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में इंक्रीजिंग रेफरेंस की है, तो वो कहेगा क्या होगा, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर। देखिए नंबर इक्वल होगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले मैं कुछ पिरामिड्स यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। एक ये पिरामिड होता है ट्रायंगुलर शेप का, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। एक दूसरा बेल शेप पिरामिड होता है बच्चों, इसमें आप कह सकते हैं परफेक्टली सेम हो सकता है। और एक अर्न शेप पिरामिड होता है बच्चों, ये 3 टाइप के पिरामिड होते हैं जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर बहुत कम होता है। इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन है कंट्री का, तो ये कह रहा है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस। देखिए प्री रिप्रोडक्टिव अगर लेस है, ये बॉटम वाला जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को शो करता है, अगर ये लेस होगा तो आने वाले टाइम में ग्रोथ रुक जाएगी। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस इन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, अगर पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स से कम होंगे तो कभी नहीं ग्रोथ हो सकती, तो सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, डेफिनेटली प्री ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर भी ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो ग्रोथ के लिए सुटेबल है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास सुटेबल रहा। अब हम जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर, अगर इक्वल है तो ये पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा सा ग्रोइंग के बजाय स्टेबल स्टेटस में जा रही है, इसलिए हमें आंसर चूज करना चाहिए प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। क्लियर। आपको पता है किसी भी पॉपुलेशन में 3 टाइप के एज स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चों 18, which of the following population interaction is widely used in the medical science for the production of antibiotics। तो देखिए मैंने आपको पहले कहा था कोई एक ऑर्गेनिज्म केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, केमिकल सब्सटेंस बनाता है, अब उसको रिलीज करने का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। जैसे मैं कहूँ पेनिसिलियम नोटेटम जो है फंजाई है, और पेनिसिलिन जो ड्रग है, ये पेनिसिलिन आप कहिए ड्रग ये रिलीज करता है या इससे ड्रग ऑब्टेन की जा सकती है, तो इसका नेचुरल एस्पेक्ट है ये, लेकिन बाकी के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे इसका इंपैक्ट, इसका अपना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो वहां क्या होगा, जो पेनिसिलियम नोटेटम है वो अनअफेक्टेड है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनिज्म मर जाएंगी उसके इफेक्ट से, ये 0 और माइनस में आएगा, और इसको हम कहते हैं एमेंसेलिज्म। पैरासिटिज्म जो होता है बच्चों, एक होस्ट दूसरा पैरासाइट प्लस माइनस, एमेंसेलिज्म में यही होगा, ये इसका करेक्ट आंसर भी होगा। कॉमन सेलिज्म में 0 एंड प्लस होता है, और एक म्यूचुअलिज्म में दोनों आप जानते हैं बच्चों प्लस प्लस होते हैं, जिनमें दोनों बेनिफिशियरी होते हैं। तो ये आप देख लीजिए, परजीविता जो होगी प्लस माइनस जैसा हमने मेंशन किया, सहोपकारिता प्लस प्लस,
mn सेल इज 0 माइनस और सहभोजिता 0 प्लस, ये इस तरीके की कंडीशन बच्चों होती है। तो करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा सेकंड, mn सेल इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कॉलम मैच का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन परफेक्टली इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें बच्चों आपको दिया गया था मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, नीट 2019 का क्वेश्चन है। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करते हैं उनको सैप्रोफाइट्स आप कह सकते हैं। तो देखिए यहां मेंशन किया गया है सैप्रोफाइट्स, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द प्लांट रूट। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो प्लांट की रूट के साथ फंजाई का, अभी मैंने माइकोराइजा का आपसे डिस्कस किया था, तो देखिए इस फर्स्ट के केस में ये हो गया माइकोराइजा। उसके बाद पैरासाइट आपको दे रखा है लिविंग ऑन प्लांट्स और एनिमल्स, ये पैरासाइट हो सकता है। उसके बाद में लाइकेन आपको दे रखा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ये डेफिनेटली लाइकेन हो गया। तो बच्चों आपके पास जो सैप्रोफाइटिक था उस सैप्रोफाइटिक के लिए बचा डीकॉम्पोजिशन ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ये डीकॉम्पोजिशन करते हैं। तो ए का सेकंड ऑप्शन होगा, बी जो है उसका थर्ड होगा। तो सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन यहां देख लीजिए, ये देखिए ए सेकंड बी फर्स्ट दे रखा है, बी इसमें फर्स्ट दे रखा है, इसमें ये नहीं दे रखा। और इस ऑप्शन में अगर आप देखें, सॉरी ए सेकंड बी थर्ड, ये देखिए सेकंड ऑप्शन मुझे लग रहा है यहां करेक्ट है। सी का जो है वो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है और डी का जो है वो आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए एक आपको सैप्रोफाइट दे रखे हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करते हैं, पैरासाइट्स इन और ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट। लाइकेन आपको पता है एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, फंजाई स्पेशली आप ध्यान रखें बच्चों उसमें एस्कोमाइसिटीज के मेंबर, देन बेसिडियोमाइसिटीज, और उसके बाद माइकोराइजा दे रखा है जिसको भी डिटेल में मैं डिस्कस आपसे कर चुका हूं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन और द म्यूचुअल एसोसिएशन इन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। पाइनस सीड का एग्जांपल प्लांट फिजियोलॉजी में आपको दे रखा है। तो यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन? इनमें से कौन सा एक पॉपुलेशन का कैरेक्टर नहीं है? नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। देखिए मोर्टिलिटी जो है वो डेफिनेटली पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है। मोर्टिलिटी पॉपुलेशन में आती है, नेटिलिटी पॉपुलेशन में आती है। देखिए नेटिलिटी जो है वो बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करती है, मोर्टिलिटी जो है बच्चों डेथ रेट को रिप्रेजेंट करती है। सेक्स रेशियो डेफिनेटली होगा, मेल और फीमेल का जो नंबर है उसको आप सेक्स रेशियो कहते हैं। स्पीसीज इंटरेक्शन जो है वो एक पॉपुलेशन में नहीं होगा, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन वहां होता है। तो ऑब्वियस है, इसको यहां आंसर कह दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट 21, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्राइकीन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। देखो ये आपको स्टूडेंट्स प्रीडेशन वाली एक्टिविटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में जो इंटरेक्शन है उसमें प्रीडेशन वाली एक्टिविटी में आपको दे रखा है कि जो प्रीडेटर है उस प्रीडेटर से बचने के लिए प्लांट जो है वो अपनी कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म जनरेट कर सकता है, और प्लांट की डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या हो सकती हैं उसके लिए आपको ये दिया गया है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लिख के दिया है निकोटीन, ठीक है, स्ट्राइकीन एंड कैफीन। तो देखिए ये डिफेंस एक्शन है, इसमें क्या करते हैं प्लांट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का सीक्रेशन करते हैं। तो जब उनका पैथोजन, जब उनका प्रीडेटर, माफी चाहूंगा, प्रीडेटर उन पे जब आता है तो उस प्रीडेटर से अपने आप को वो बचा पाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। फिर लिखा है इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन नहीं बच्चों, न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं और ग्रोथ रेस्पॉन्स नहीं होगा। तो अल्टीमेटली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है इनका प्रोडक्शन प्लांट्स ने अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए किया था। हम इनको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता है हम जो है वो इन सब सब्सटेंसेज को भी एज सेडेक्टिव सब्सटेंसेज यूज कर जाते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर होगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चन 22। देखिए ये भी ग्रोथ से क्वेश्चन है। इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन आपको दे रखी है बच्चों। एक्सपोनेंशियल का कर्व आपको पता है ये होना चाहिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कंटिन्यूसली बढ़ते हैं, मतलब कैरिंग कैपेसिटी यहाँ अप्लाई नहीं होती है। और इसका इक्वेशन आप लिखते हैं dn/dt इज इक्वल्स टू Rn, जबकि लॉजिस्टिक में आपने देखा होगा वहां k-n/k जो है वो एक तरीके से रेजिस्टेंस के फॉर्म में अप्लाई हो गया था। द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, यहां nt इज इक्वल्स टू n0ERT, ये लॉगरिथम बेस का इक्वेशन आपको दे दिया n0ERT, और आपसे पूछ रहा है e क्या है, e लॉगरिथम बेस है। The base of exponential logarithm, the base of the natural logarithm, the base of the geometric logarithm and the base of number logarithm। देखिए ये बेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी ने बहुत परफेक्ट वहां लिखा है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। क्लियर?
तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2-3, mn cells कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। देखिए फिर क्वेश्चन वही आ गया है, mn cells कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैंने आपको कहा था mn cells जो है वो बच्चों नेगेटिव इंटरेक्शन है, और mn cells जो नेगेटिव इंटरेक्शन है, इस नेगेटिव इंटरेक्शन में एक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको आप ये कह सकते हैं नुकसान होगा, और एक अनअफेक्टेड रहेगा। तो जीरो और माइनस से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। माइनस और जीरो का ऑप्शन बच्चों आपके पास ये दे रखा है, तो यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म में आता है, प्रोटो कॉपरेशन में आता है, माइनस माइनस जो है वो कंपटीशन में आता है। एक अकेला ऐसा इंटरेक्शन है कंपटीशन जिसमें ये आएगा। प्लस और जीरो आता है कॉमन सेल्स में। क्लियर। नेक्स्ट 24, इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन द नेचर में जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है उसकी जगह विच मैकेनिज्म द कॉम्पिटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज के बीच में कंपटीशन है, अब उस कंपटीशन को छोड़कर लिविंग ऑर्गेनिज ने ऐसा कौन सा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है कंपटीशन की जगह या इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की जगह, जैसे ए और बी के बीच कंपटीशन हो रहा था, जिससे ये दोनों साथ साथ सर्वाइव कर सके, क्योंकि कंपटीशन में तो किसी एक को एक्सक्लूड होना पड़ता। तो ये क्या करती है, को एग्जिस्टेंस को अडॉप्ट करती हैं। को एग्जिस्टेंस को अडॉप्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, रिसोर्सेज की पार्टीशनिंग कर ली जाएगी बच्चों, जो रिसोर्सेज है उनको शेयर कर लेंगी। ये तो परफेक्ट आंसर है फोर्थ इसका। अब बाकी की बातों पे डिटेल में हम बात कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है। कॉम्पिटिटिव रिलीज उस कंडीशन को कहते हैं, जैसे कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी में दिया है, एक सुपीरियर है दूसरा इंफीरियर है। अगर इसको मैं कहूं ये सुपीरियर है और ये जो बी है वो इंफीरियर है, तो डेफिनेटली ये होगा एक टाइम के बाद सुपीरियर इस इंफीरियर बी को एलिमिनेट कर देगा वहां से। गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चंस आप करके भी आए हैं। तो यहां ये ध्यान रखें, अगर इस सुपीरियर को मैं एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दूं, यहां से हटा ही दूं इसको, अगर सुपीरियर को एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया तो वो कॉम्पिटिटिव रिलीज हो जाएगा, कंपटीशन आने की कोई पॉसिबिलिटी वहां नहीं बचेगी। इसको आप कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। म्यूचुअलिज्म आप जानते हैं दोनों साथ साथ रहते हैं, प्लस प्लस साइन है। म्यूचुअलिज्म में ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन होता है, नो वन कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर। ये जन्म जन्मांतर वाला रिलेशन इन दोनों के बीच होता है। और प्रीडेशन की एक्टिविटी में एक आप जानते हैं प्रे होता है, दूसरा प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर को बेनिफिट है और प्रे शिकार वो अपनी लाइफ की कॉस्ट पे ये रिलेशनशिप या ये इंटरेक्शन नेचर में मेंटेन होता है। ठीक है, तो यहां ये चारों जो ऑप्शंस हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आंसर होगा बच्चों कॉम्पिटिटिव रिलीज नहीं, रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन। कौन सा स्टेटमेंट प्रीडेशन से हम कनेक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है इट माइट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एक स्पीसीज। डेफिनेटली कर सकता है, अगर लगातार प्रीडेशन होता रहा, लगातार प्रीडेशन होता रहा और प्रीडेशन ज्यादा होता रहा, तो दो ऑर्गेनिज्म जैसे मान लीजिए सर्वाइव कर रही हैं ए और बी कहीं भी, तो प्रीडेटर और प्रे जो है वो साथ साथ चलते हैं, ऑलमोस्ट उनके बीच में साथ साथ आप ये कह सकते हैं ये स्थिति चलती है। अब वो लगातार अगर खाता रहेगा तो जाति विलुप्त हो सकती है। बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपेक्टेड। प्रीडेशन में नेगेटिवली इंपेक्टेड नहीं होती बच्चों, प्रीडेशन में प्लस माइनस होता है। नेगेटिवली इंपेक्टेड दोनों ऑर्गेनिज्म कंपटीशन में ही होती है। तो आंसर ये हो सकता है, आगे पढ़ लेते हैं। इट इज नेसेसिटाइज्ड दैट बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए प्रीडेशन की एक्टिविटी मस्ट है। डेफिनेटली नेचर में एनर्जी ट्रांसफर का अपना एक स्ट्रॉन्ग और आप ये कह सकते हैं मेजर मोड यही है, क्योंकि आप ये जानते हैं किसी भी फूड चेन में आप देखिए, कोई भी इकोलॉजिकल पिरामिड आप देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। तो इसमें बच्चों प्राइमरी प्रोड्यूसर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करता है, पीसी इस पे डिपेंड है, और बाकी सारे डायरेक्टली पीपी पे डिपेंड है। तो अल्टरनेटिवली सक्सेसिवली ये एक दूसरे को यूटिलाइज करते हैं। तो ये सही होगा। इट हेल्प इन द मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। ये डेफिनेटली सही बात है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ये स्पीसीज की डाइवर्सिटी किसी एक कम्युनिटी में मेंटेन करता है, क्योंकि प्रीडेटर्स होंगे तभी जाके आप ये कह सकते हैं इफेक्टिवली मेंटेन रह पाएगी। तो यहाँ सेकंड आंसर हो जाएगा जो कह रहा है कैन नॉट बी कनेक्टेड विद द प्रीडेशन। सेकंड ऑप्शन यहाँ बच्चों करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आपको जल्द ही एक सीरीज में अवेलेबल करवाऊंगा, जिस सीरीज में आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर पाएंगे मेरे साथ, हर एक लाइन को। जल्द ही हम जुड़ेंगे, एक बार बच्चे क्लासेज वगैरह में हैं, जैसे ही फ्री हो जाते हैं आगे की बात हम कर पाएंगे। फिर कह रहा है देखिए, while explaining the interspecific interaction of population, while explaining the interspecific interaction of population, positive sign is assigned for the beneficial
and negative interaction sign is assigned for the detrimental interaction and 0 for the neutral interaction। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आपको दिया गया था, उसमें ये पूछ रहा है अगर ऐसा है और प्लस और माइनस किसके लिए आप काम में लेंगे। तो देखो एमएन सेलीज में आप जानते हैं 0 माइनस होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन है। कॉमन सेलीज में 0 प्लस पॉजिटिव इंटरेक्शन है। कंपटीशन में माइनस माइनस कंप्लीटली नेगेटिव और डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन है। और प्रीडेशन में प्लस माइनस, अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रे और प्रीडेटर का इंटरेक्शन ये होता है। ये नीट 2022 में बच्चों इस बार पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, आंसर होगा इसका प्लस माइनस रेफर करते हुए हमें पूछ रहा है, ऑब्वियस है प्रीडेशन फोर्थ। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27। इफ ड्रोसोफिला इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग ए वीक। वो कह रहा है लेबोरेटरी में जो ड्रोसोफिला है उस ड्रोसोफिला 8 डाइड हो गई। देखो आपको ध्यान हो तो एनसीईआरटी ने बटरफ्लाई का एक एग्जांपल दिया है, वहां 4 लिखा, यहाँ 8 कर दिया। फिर कह रहा है वहां 40 थी, यहाँ 80 हो गई। तो देखिए 8 डाई हो रही हैं इन रिलेशन टू 80। क्लियर, मतलब 80 के रिलेटिव रेफरेंस में 8 डाई हो गई विद इन ए वीक। द डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज, तो पॉपुलेशन की डेथ रेट क्या होगी। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं बच्चों फॉर्मूला डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी। तो डेल्टा एन तो यहाँ क्या था, चेंज इन द नंबर 8 था बच्चों, एन जो था वो 80 था, और आप कह रहे हैं साथ में विद इन ए वीक, ये लीजिए। तो यहां से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आंसर आपके पास आ जाएगा 0.1। इस तरीके से जो समष्टि में मृत्यु दर है वो 0.1 मेंशन हो जाएगी। ये नीट 2022 का इस बार का क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये इकोसिस्टम का हम बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों, इकोसिस्टम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं इकोसिस्टम, उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सबसे लास्ट में एनवायरमेंटल इश्यूज। तो जुड़े रहिए अभिव्यक्ति के माध्यम से, हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस पे फोकस करते हुए कंसेप्ट्स, लॉजिक्स, टर्म्स और कनेक्टिविटी को पूरी तरीके से हम क्लियर करके रहेंगे। नीट 2023 के लिए आपको सबको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।